हेलो एवरीवन, आज मैं स्प्रिंकलर इंटर्न हायरिंग प्रोसेस की एक्सपीरियंस की वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं सबसे पहले कवर करना चाहूँगा कि मेरे पास मेरा यूजुअल इक्विपमेंट नहीं है, तो मैं ड्रॉ वगैरह नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने घर पे नहीं हूँ इस समय, और यहाँ पे नॉइज़ भी होगी वीडियोज़ में, कुछ मंदिर-वंदिर का घंटा बज रहा है बगल में, तो उस सब का भी मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं एक्चुअली सोच रहा था कुछ दिन रुक जाता, उसके बाद बनाता वीडियो, फिर जब लेकिन हो जाएँगे इंटरव्यूज़ उसके बाद तो कोई मतलब नहीं वीडियो बनाने का। तो मैंने सोचा कि अब जैसे भी करके बना देता हूँ। मैं छत पे बैठा हुआ हूँ और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता हूँ, अपलोड नहीं हो पाएगी, नेट नहीं अच्छा है यहाँ पे। तो मैं सॉल्यूशन के ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बट ठीक है, थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा कि इसमें ये टेक्निक यूज़ करनी है, ऐसे करना है। और सबसे पहले तो ये ऑन साइट हायरिंग थी। तो कमेंट्स में ये मत पूछिएगा कि मतलब मैंने क्या कहाँ से अप्लाई किया, कैसे गया। मतलब कॉलेज में आई थी कंपनी, तो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है कि मतलब ऑफ कैंपस कैसे कर सकते हैं अप्लाई। तो ये ऑन कैंपस था, ऑन साइट नहीं, एक्चुअली ऑन कैंपस कहेंगे इसको। तो ये था। तो सबसे पहले टेस्ट में हुआ एक ऑनलाइन टेस्ट राउंड। और ऑनलाइन राउंड में हमारे पास प्लेटफॉर्म था हैकर अर्थ, और 1.5 घंटे का टाइम मिला हुआ था। उसमें 3 क्वेश्चन करने थे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो या तो ग्रीडी का एक टफ प्रॉब्लम था, या फिर अगर बाइपार्टाइट मैचिंग आती हो तो उससे इजी था। तो लेकिन बाइपार्टाइट मैचिंग यूजुअली लोगों को नहीं आती है, तो इस वजह से मतलब ठीक है, ओवरऑल टफ ही था ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या था मैं बता देता हूँ। ये एक्चुअली कोड फोर्सेस पे ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, कोड फोर्सेस में राउंड 23 का जो क्वेश्चन ई है। तो एक्चुअली इसका सिंपलर वर्जन आया था स्प्रिंकलर के टेस्ट में। तो एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो बेसिकली जो क्वेश्चन स्प्रिंकलर वाले राउंड में आया था उसमें क्या था कि ये जो के वाली वैल्यू दी है ये सब में 1 थी, तो वो चीज़ काफ़ी सिंप्लीफाई हो गई। और उसके अलावा एन और एम जो दिए हुए हैं, ये 10⁵ नहीं 10⁵ थे। तो इस वजह से मतलब मैक्सिमम बाइपार्टाइट मैचिंग से तो ये काफ़ी ऑब्वियस है। तो जैसे मतलब बाइपार्टाइट मैचिंग में होता क्या है कि ऐसा ही कुछ होता है कि जैसे एप्लीकेंट्स हैं और जॉब्स हैं, तो उनके बीच में ऐसे एजेस हैं। तो हमें मैचिंग कुछ चूज़ करनी है कि मतलब सबको एक-एक मिल सकता है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो क्वेश्चन में वही करना था। लेकिन अगर मैक्सिमम बाइपार्टाइट मैचिंग ना आती हो तो ये ग्रीडी से सॉल्व हो जाता है, ग्रीडी से और बेटर तरीके से सॉल्व हो जाता है। ओ ऑफ एन प्लस एम लॉग एन में सॉल्व हो जाता है, मतलब सॉर्टिंग की वजह से लॉग का फैक्टर आता है। तो वो वाला सॉल्यूशन मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, इसके ट्यूटोरियल में देख सकते हैं, ट्यूटोरियल अच्छा दिया हुआ है। तो इस प्रॉब्लम की मैं लिंक डाल दूँगा, एक बार इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। एक्चुअली इससे सिंपल ही है, बट फिर भी ये कठिन है, क्योंकि देख लीजिए 2100 का ये क्वेश्चन है। तो बाइपार्टाइट मैचिंग भी मुश्किल ही होती है, एक्चुअली फ्लो वगैरह की चीज़ है। तो ये मतलब कठिन क्वेश्चन था। ये ऐसा नहीं है कि केवल इंटरव्यू प्रिपरेशन से आ जाएगा। इसको करने वाले लोग, मतलब जो लोग प्रॉपरली सीपी करते हैं वही लोग कर सकते थे ये क्वेश्चन। और जनरल आइडिया बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस के लिए। तो इसमें क्या है कि हमारे पास मतलब हर एक्टर का सीडी दिया हुआ है, और हर सिंगर का और हर सॉन्ग का ए बी दिया हुआ है, और ऐसी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो इसमें जनरली क्या करते हैं, मतलब जो मतलब इससे इस क्वेश्चन को समझना ईजी हो जाता है कि ए कॉमा बी या फिर सी कॉमा डी जो है उनको एज अ पॉइंट्स एक 2D ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। उसके बाद इस पार्ट का मतलब देखते हैं कि क्या है, कि मतलब वो ऐसा कुछ हो जाता है कि इसके लेफ्ट में और नीचे ऐसे कुछ आएगा। तो उसको ग्राफिकली समझना आसान हो जाता है कि कैसे करना है। तो वही ग्रीडी और सॉर्टिंग वगैरह से ये हो गया था, बट ये फिर भी टफ है क्योंकि सबको नहीं चमकता है जल्दी। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम था। सेकंड प्रॉब्लम डिजिट डीपी की थी। तो उसका एक्चुअली स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ। बट ऐसा कुछ करना था कि एक आई थिंक 25 अप टू 25 डिजिट तक का नंबर था। उसमें ऐसा कुछ करना था कि ये नंबर एक्स से छोटा हो, वाई से बड़ा हो, मतलब यूजुअली डिजिट डीपी में होता है। और उसमें ऐसा करना था कि जो ऑड पोजीशंस पे जो डिजिट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम, और जो इवन पोजीशन पे डिजिट्स हैं उनके स्क्वायर का सम का जो डिफरेंस है, उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उस वो एक फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए था। तो मतलब ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट था, लेकिन डिजिट डीपी अगर आती हो तो वो इजी था। तो डिजिट डीपी से करना था। और मतलब इसमें मैं ज़्यादा कुछ और एक्सप्लेन कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिर मुझे पूरी डिजिट डीपी पढ़ानी पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा मतलब डिजिट डीपी देख लीजिए, तो एक स्टैंडर्ड चीज़ होती है। तो बाकी अगर डिजिट डीपी ना आती हो तो नहीं करा जा सकता सवाल, और डिजिट डीपी आती हो तो काफ़ी ईजी था। थर्ड क्वेश्चन मॉड्यूलर अरिथमेटिक का था। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था,
बाई चांस मेरे पास ये लिखा हुआ है अभी क्वेश्चन, तो ये मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी गंदी है, बट ठीक है मेरे पास यही है। तो इसमें ऐसा कुछ था कि हमें पास 5 नंबर्स इनपुट दिए हुए थे, मतलब पढ़ ही लीजिए इसको, ऐसा 5 नंबर्स इनपुट दिए हुए थे और उनकी मदद से ये 3 नंबर्स बनाने थे और फिर हमें एफ ऑफ एन मॉडेम निकालना था और ये रिकरेंस दी हुई थी। तो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो ए बी और सी है अगर ध्यान से देखा जाए तो तीनों ही एम के मल्टीपल हैं और हमें एफ एन मॉड एम कैलकुलेट करना है। तो जब एम से रिमाइंडर लेंगे तो ए बी सी एक्चुअली तीनों जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे तीनों का अगर जीरो रख दें तो फिर ये स्टेटमेंट बहुत ईजी सा हो जाएगा, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन से सॉल्व हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन राउंड था। ऑनलाइन राउंड में 3 क्वेश्चन थे और जिन्होंने और पार्शियल मार्किंग भी थी, तो जिन्होंने भी मतलब 2.5 या उससे ऊपर कर लिया था आई थिंक वो सारे सेलेक्ट हो गए थे। और टोटल 16 कैंडिडेट्स शॉर्ट, आई थिंक 16 या 17 थे, 16 या 17 शॉर्टलिस्ट हुए थे सेकंड राउंड के इंटरव्यूज के लिए। तो अब इंटरव्यू स्टार्ट हुए। इंटरव्यू में टोटल 4 राउंड होने चाहिए थे। तो 4 राउंड में ऐसा था कि फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट टेक्निकल राउंड, सेकंड टेक्निकल राउंड, थर्ड टेक्निकल राउंड, उसके बाद एक एचआर राउंड होगा। और ये सारे राउंड्स एलिमिनेटिव थे इन नेचर, मतलब कि अगर आपका फर्स्ट ही राउंड खराब हो गया तो आपको वहीं से एलिमिनेट कर देंगे और आपके फर्दर राउंड्स नहीं होंगे। तो इसके बाद जो मेरा फर्स्ट राउंड था उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले तो मतलब यूजुअली जो होता है कि सबसे पहले तो एक इंट्रो पूछते हैं, इसका मतलब ऐसे कुछ बताना होता है कि आप कौन है, कहाँ से हैं। तो ये मतलब एक्चुअली हर कंपनी का हर राउंड में होता है। तो मतलब मैंने तो छोटा सा प्रिपेयर कर रखा है, बता देता हूँ कि लखनऊ से हूँ, कोटा से पढ़ा, फिर IIT VHU में कंप्यूटर साइंस पढ़ा हूँ, ऐसे करके थर्ड ईयर में हूँ, ऐसे तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो उसको ब्रीफ ही रखना चाहिए, ज़्यादा अगर जाएंगे तो इरिटेट होने लगता है इंटरव्यू। उसके बाद उसने पूछा कि जो रेज्यूमे में मैंने जो प्रोजेक्ट लिख रखा था उसके बारे में पूछा। ये भी यूजुअली सारे इंटरव्यूज पूछते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपने कई सारे प्रोजेक्ट कर भी रखे हैं तो सारे मत लिखिए, जिसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं सिर्फ वही प्रोजेक्ट लिखिए। तो मेरा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट है, तो मैं उसको मतलब थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे किया। उसके बाद उसने एक पजल दिया। तो पजल एक्चुअली मतलब थोड़ा मैथ्स वाला ही पजल था, मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी वगैरह निकालनी थी किसी चीज़ की। तो उसके लिए रिकरेंस लिख के सॉल्व करना था। हालांकि उसने मुझसे सॉल्व करने नहीं बोला, उसने बोला कि कोड लिख के इसको सॉल्व, मतलब कोड मतलब रिकरेंस का एग्जैक्ट वैल्यू ना निकालूं और कोड लिख के ही सॉल्व कर दूं डीपी वगैरह से। तो वो मैंने किया था और आंसर सही आ गया था। तो मतलब वो थोड़ा सही था, आई थिंक वो मैं ना भी कर पाता तो उसका ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है इंटरव्यू पे। फिर उसने मुझे एक प्रॉब्लम दिया और इस राउंड का मेन प्रॉब्लम यही था, मतलब बेसिकली सिर्फ यही था इस राउंड में। तो ये जो प्रॉब्लम था इसको सॉल्व करने के लिए डीएफएस ट्री आना ज़रूरी था। और प्रॉब्लम एक्चुअली ये प्रॉब्लम थी। तो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम थी, लेकिन ये टफ प्रॉब्लम है क्योंकि मतलब ऑब्वियसली डीएफएस ट्री ईजी नहीं होता है। मतलब कई लोगों को मतलब ठीक है, जो लोग सीपी अच्छे से करते हैं उनके लिए ईजी है, बट यूजुअली ईजी नहीं है। तो इसमें मतलब यही प्रॉब्लम है, इसको पढ़ लीजिए कि एक ग्राफ है उसमें से एक नोड हटानी है और ऐसी नोड हटानी है कि ग्राफ एसाइक्लिक हो जाए, और अगर ऐसी कई सारी नोड्स है तो मिनिमम लेबल वाली हटानी है। तो इसमें इन्होंने डीएफएस ट्री से मतलब कुछ सॉल्व किया है जीएफजी पे। इन्होंने तो कुछ ऐसा किया है कि एक ही नोड सारी साइकिल्स में अपेयर होनी चाहिए और ऐसा कुछ इन्होंने किया है। तो मैंने ये नहीं किया था, बट मेरा सोल्यूशन भी ऑब्वियसली डीएफएस ट्री से ही था। तो मैंने ये किया था कि मतलब ऐसा कैलकुलेट कर लिया था हर नोड के लिए कि अगर इस नोड को हटाऊं तो ग्राफ में कितनी नोड्स बचेंगे, कितने एजेस बचेंगे, कितने कंपोनेंट्स बचेंगे। तो अगर n माइनस सी इक्वल टू ई है तो ग्राफ एसाइक्लिक है, तो उसके लिए भी मतलब डीएफएस ट्री की जरूरत पड़ी थी और आर्टिकुलेशन पॉइंट और बैक एजेस वो सब चीज़ें। तो इसका एक ब्लॉग है, इसकी भी मैं लिंक डाल दूंगा इसमें। इस दिस FFT का ब्लॉग है कोड फोर्सेस पे डीएफएस ट्री के बारे में, और काफ़ी लंबा ब्लॉग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। मतलब ठीक है, मुश्किल ही टॉपिक है डीएफएस ट्री। तो यदि इस नॉइज़ की बात कर रहा था मैं, तो खैर इसका तो कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा मेन पॉइंट ये था यहाँ पे कि डीएफएस ट्री, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि इस इंटरव्यू के लिए डीएफएस ट्री आना जरूरी था, बट मैं लेवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ठीक है, काफ़ी कठिन चीज़ें थी स्प्रिंकलर के इंटरव्यू में। तो सिर्फ अगर जैसे मतलब लीड कोड इंटरव्यू बिट वगैरह से अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रखी है वो सब चीज़ें, लिंक लिस्ट रिवर्स कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेंगी। यहाँ पे मतलब प्रॉपर सीपी की नॉलेज जिनको, वही लोग अच्छा कर पाते। तो ये था मेरा फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड के बाद आया सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में डीएसए नहीं था बिल्कुल,
सेकंड राउंड में मेनली सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर था। सब्जेक्ट नॉलेज में उसने मुझसे मतलब स्टार्टिंग में पहले पूछा कि मैंने कॉलेज में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो मैंने बताया कि मतलब मेन मेन सब्जेक्ट पूछे थे कि इलेक्टिव्स क्या लिए, सब्जेक्ट क्या पढ़े। मैंने बताया कि एआई पढ़ रखा है और मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, मैथ्स वगैरह ये सब बताया। तो फिर उसने फेवरेट सब्जेक्ट पूछे, तो उसमें अच्छा हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेवरेट सब्जेक्ट अगर इंटरव्यू पूछे तो ये बहुत सोच समझ के बताना चाहिए कि इसमें वही सब्जेक्ट बताना चाहिए जिसके बारे में कुछ भी पूछ ले तो वो सब आपको आंसर करने, आप वो सब आंसर करने के लायक होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स बोल दिया, तो उसने एक्चुअली मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला बोल दिया, मतलब कि जैसे जो रैंक बेसिस, वेक्टर स्पेस वगैरह जो होता है वो बोल दिया। तो फिर इंटरव्यूअर ने चार्ट लिया, मतलब कायदे से, मतलब हर एक चीज पूछ दिया कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जितना कुछ पढ़ा था लगभग सब कुछ पूछ लिया, रैंक बेसिस, गॉसियन एलिमिनेशन, आइगन वेक्टर्स, स्पैन, फील्ड, वेक्टर स्पेसेस और जितनी भी सब चीज़ें होती हैं, स्टेटस सिस्टम और लीनियर इक्वेशन, लीनियर इंडिपेंडेंस और मतलब जो भी सब चीज़ें होती है, रैंक पर्सनैलिटी इक्वल टू डायमेंशन वेक्टर स्पेस, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो भी सब पढ़ा था, तो वो सारा पूछ लिया उसके बाद। और क्योंकि मतलब इसमें ये भी होता है कि जितना आंसर करते जाता है लेवल बढ़ाता जाता है, तो मैं आंसर करते जा रहा था तो और ज़्यादा लेवल बढ़ाते ही गया। फिर प्रोबेबिलिटी का एक मतलब टफ क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था बट उसमें बेसिकली ये था, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी थी, लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन वगैरह से करना था। और ओएस के क्वेश्चन पूछ रहा था कि शेड्यूलिंग्स कौन सी कैसी होती हैं, डेडलॉक के बारे में थोड़ा सा पूछा था। तो वो सब तो ठीक है, वो सब चिल था, मतलब जीएफजी से अगर पढ़ लिया तो वो हो जाएगा। ओपी के बारे में पूछा था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, वो भी सब जीएफजी से पढ़ लिया तो हो जाएगा। और मैं तो आईसीएससी का हूँ, तो मैंने स्कूल में ये सब पढ़ रखा था, तो मुझे वो सब याद है अभी तक। फिर एमएल एमएल आई थिंक केवल मुझसे पूछा था क्योंकि मैंने बताया था मैंने एआई का कोर्स किया है, तो उसने मतलब एक्चुअली मतलब ऐसा जो नहीं पढ़ा है वो सब नहीं पूछती, मतलब ऐसे मैंने डीबीएमएस नहीं पढ़ा है तो उनने ऐसा नहीं किया कि मुझसे डीबीएमएस के क्वेश्चन पूछने लग जाए फालतू में। तो मतलब वही चीज़ें पूछी जो मैंने एक्चुअली पढ़ रखी हैं। तो एआई में मैंने बताया था कि जैसे मैंने लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, तो उन्हें उसी के बारे में पूछा कि मतलब कि कैसे निकालते हैं मिनिमा, ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह वो सब चीज़ें। फिर मैथ्स मैथ्स आई थिंक इंटरव्यूअर को बहुत ज़्यादा पसंद थी क्योंकि उसने मुझसे मैथ्स के बहुत ज़्यादा पूछे, और ऐसा सबसे नहीं करते हैं, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था उनसे उतनी मैथ नहीं पूछी थी, बट मेरे से काफ़ी मैथ्स पूछी थी। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब एक फंक्शन है, उसकी मैंने मतलब उसकी मेरे पास जीरो पे वैल्यू है, फिर जीरो पे डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे करके सारे डेरिवेटिव्स हैं जीरो पे। तो फिर पूछा कि f(5) कितना होगा। तो यहाँ पे यूजुअली लोग क्या करेंगे, गलती ऐसा करते हैं कि ऐसे डेरिवेटिव से एक सीरीज बना लेंगे, मैक्लॉरिन सीरीज, और फिर कह देंगे कि x = 5 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये गलत है। ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है अगर जो सीरीज है उसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर आता हो 5। तो मेरा सीपी का चैनल है, मैथ्स का चैनल है नहीं, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा कैसे क्या होता है। बट एक यूजुअल एडवाइस ये है कि अगर कभी भी इंटरव्यू में मैथ्स के बारे में पूछे तो आंसर्स 11-12 वाली मैथ्स के बेसिस पे नहीं देना है, इंजीनियरिंग मैथ्स के बेसिस पे देना है। अगर जैसे उसने पूछ लिया कि कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, तो ऐसा नहीं बताना है कि ऐसे स्मूथ कर्व होगा, डिसकंटिन्यूटीज नहीं होंगी, अपना ग्राफ में ऐसे डिस्कनेक्टेड नहीं होगा। उसको प्रॉपर वो इंजीनियरिंग मैथ्स वाली जो डेफिनेशन होती है ना कि मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट्स अ डेल्टा सच दैट व्हेन x minus x1 is smaller equal to delta, then fx minus fx1 is smaller equal to epsilon, ऐसे करके ये वाली जो प्रॉपर जो इंजीनियरिंग वाली डेफिनेशन होती है वो सब बताएं तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि मतलब वो वही प्रेफर करते हैं इंटरव्यूज और खुश हो जाते हैं जब वो बोलते हैं। और ऐसे अगर 11-12 वाले बोलो तो लगता है कि ऐसे मतलब पता नहीं कौन बोल दिया। तो वो सब चीज़ें थी। इसके बाद कई बच्चों का थर्ड राउंड हुआ था बट मेरा स्किप हो गया। तो उसमें ऐसा था कि जो जिन्होंने मतलब फर्स्ट 2 राउंड ही अच्छे कर दिए उनको फिर थर्ड राउंड नहीं लिया था इन्होंने। तो ये भी कई कंपनीज में होता है कि कुछ कुछ बच्चों के काफ़ी राउंड लेके उनको डायरेक्ट ऑफर कर देते हैं। तो उसमें घबराने की बात नहीं अगर आपका कम राउंड हो रहा है। फिर हालांकि मैंने बाकी लोगों से पूछा था कि थर्ड राउंड में क्या हुआ, तो वो यूजुअली यही सब था कि जैसे प्रोजेक्ट में क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ करी हैं, कुछ ओएसडी ऐसे के क्वेश्चन, मतलब मिसलेनियस टाइप का ही था वो। तो उसमें मतलब जैसे बाकी दोनों राउंड तो काफ़ी फिक्स टाइप के थे कि जैसे एक में डीएससी, एक में सब्जेक्ट नॉलेज। तो ये तो कुछ लोग के स्वैप्ड भी थे कि पहला सब्जेक्ट नॉलेज दूसरा डीएससी, जैसे भी शेड्यूल कर पाए वो लोग। उसके बाद लास्ट राउंड एचआर राउंड था। तो एचआर राउंड में मैं तो यही टिप दूंगा कि ऐसे स्माइल कर करके सारे आंसर देने होते हैं। हाँ हाँ मैं भी काफ़ी परेशान ही हूँ, मतलब लॉकडाउन वगैरह से, तो ऐसे स्माइल कर करके आंसर देने होते हैं। तो फीमेल एचआर थी, वो ले रही थी, तो उन्होंने मतलब मेरे बारे में पूछा कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, मेरी लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो सब चीज़ें स्पिरिचुअल आंसर्स देने होती हैं वो। तो ठीक है, तो उसमें तो कुछ सीखने लायक है नहीं, मतलब जिनको आता है वही लोग कर सकते हैं, डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं।
उसके बाद वो कंपनीज के अपने मोटोज और प्रिंसिपल्स बताते जा रहे थे कि हमारी कंपनी में ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो क्या आप खुद को फील करते हैं, किससे अग्री करते हैं? तो उसमें बोलना था हाँ मैं इससे अग्री करता हूँ, मेरी लाइफ में ऐसी एक स्टोरी हुई थी कि एक बार एक लड़का था, उसने मुझसे ऐसा बोला तो मैंने ऐसा ऐसा किया, तो हाँ ठीक है मैं ये अपनी लाइफ में ये चीज़ करता हूँ प्रैक्टिस। तो ये सब करना था। और फिर उन्होंने पूछा कि वाई स्प्रिंकलर। तो ये कई कंपनीज पूछ सकती हैं कि अगर आप जिस भी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो वो पूछ सकती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का दे रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं वाई माइक्रोसॉफ्ट स्प्रिंकलर, पूछ सकते हैं वाई स्प्रिंकलर। तो इसमें आंसर होना चाहिए पहले तो मतलब ठीक है मैं इंटरव्यूअर हूँ नहीं, मुझे नहीं पता कि वो लोग कैसे आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, बट स्टिल मेरा गट फीलिंग ये है कि पैसे की बात नहीं करनी चाहिए कि आपकी कंपनी पैसा बहुत दे रही है इसलिए मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मतलब सुनने में ही खराब लग रहा है वो तो, ठीक है। उसके अलावा ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कंपनी अच्छी है इसलिए आ रहा हूँ, क्योंकि मतलब प्रॉबेबली वो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने थोड़ा वेग आंसर दिया, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब उनको स्पेसिफिक आंसर चाहिए होता है कि मतलब कुछ ऐसा बताओ कि ठीक है केवल इसी कंपनी में फिट हो और जगह ना फिट हो। तो आई थिंक सबसे बेस्ट चीज़ ये होगी ऐसे क्वेश्चन के आंसर करते समय कि अगर प्री प्लेसमेंट टॉक हुई हो तो उसमें अगर कुछ सुना हो तो उससे रिलेटेड कुछ बोल दो कि हाँ मैंने प्री प्लेसमेंट टॉक में सुना था कि ऐसा ऐसा है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कंपनी में, जो कि मैंने यही बोला था एक्चुअली कंपनी का जो विजन था वो मैंने मुझे थोड़ा थोड़ा याद था प्री प्लेसमेंट टॉक से, तो मैंने बोल दिया था कि कंपनी का ये विजन है तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो इस वजह से मैं स्प्रिंकलर में आना चाहता हूँ। तो प्रॉबेबली ऐसे ही करना चाहिए, थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हैं कंपनी के बारे में, विकिपीडिया न्यूज़ वगैरह से पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा चूज करना चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जो कंपनी के लिए स्पेसिफिक होगी, मतलब कि मतलब केवल स्प्रिंकलर में ही ये चीज़ हो या मतलब बहुत ही कम कंपनी में ये चीज़ है, ऐसा नहीं कि बहुत जनरल से बोल दें कि हाँ ये कंप्यूटर साइंस की ये मतलब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है तो ऐसे तो हजारों हैं, वो पूछ सकती हैं फिर कि वाई ओनली स्प्रिंकलर। एक्चुअली मेरे फ्रेंड से पूछ भी लिया था, मैं अटक गया था। तो ये सब चीज़ें थे, और ओवरऑल किसी भी इंटरव्यू के लिए ऐसा है कि मतलब इंग्लिश काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी लाइक वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड यू शुड आंसर ऑल क्वेश्चंस इन इंग्लिश because I don't think they accept you speaking in Hindi, and it's a little contradictory I'm giving such an advice because my channel is a Hindi channel and I'm advising you to do it in English, but that's what has to be done because in interviews they expect English। तो मतलब चैनल तो मैंने इसलिए हिंदी बना रखा है कि ताकि लोग समझ सके, लेकिन इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपको इंग्लिश में ही बोलना है और सब कुछ अच्छे से इंग्लिश में बोलना है। तो आई गेस मैंने अगर अगर मैंने बहुत तेज तेज बोल दिया तो थोड़ा स्लो मोशन में करके वीडियो देख सकते हैं, बट इस वीडियो के लिए इतना ही। और मैं ज़्यादा मतलब ड्रॉ वगैरह कर नहीं पाया क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, तो जितनी मैंने चीज़ें अभी डिस्कस करी थी वीडियो में सबकी लिंक मैं डाल दूंगा, और कमेंट में बता दीजिएगा कि मैं अब जो आगे मैं कुछ और कंपनीज की भी वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, तो मैं वेट करके उनको एकदम डिटेल में ढंग से बनाऊँ बाद में लाइक 10-15 दिन बाद, या फिर मैं ऐसे ही छत वगैरह पे बैठ के नॉइज के साथ तो बना दूँ सारी वीडियो, क्योंकि मतलब ये भी अर्जेंसी भी है इस टाइम, मतलब इंटरव्यूज चल रहे हैं तो लोगों का भी ज़रूरत है। तो ये बात कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, और इस वीडियो के लिए इतना ही, पीस आउट।